चलिए बेटा, ये खोल खोल देना ऐसे। हाँ चलिए। नमस्ते जी, सब लोग कैसे हैं? पहले ये बताएंगे, आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जबरदस्त हैं? जी, बहुत बहुत शुभाशीष, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम, केम छो, और सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। आइए, ठीक है, मैं एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, आप सभी लोगों के बीच में, सब लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे उसे। जी, थक गए आज आप भी? यार थक ही जाते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग भी बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं और हम लोग भी बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं, उसमें थकना बन ही जाता है, हो ही जाता है वो थकना, है ना? जी, चलिए, तो कल हमने, जी, आइएगा। तो कल हमने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, बहुत अच्छे से देखे थे, बहुत शानदार तरीके से देखे थे। आई डोंट थिंक सो कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इशू रहा होगा उन क्वेश्चंस में, है ना? तो अब हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री में जो लिथिक एज है, वो लिथिक एज पूरा मैंने पढ़ा दिया था, आपको समझा दिया था, है ना? जी, बहुत बहुत शुभाशीष, थैंक यू। हाँ, एक्साइटेड फॉर अनाउंसमेंट, ये भी बता दीजिए अमृत। यस। वो मैं भूल गया आपसे बात करने में। ठीक है, कल है सैटरडे, सैटरडे को 9 बजे से मेरी क्लास है, ठीक है उसमें। ठीक है, ओके। और 9 से वो मेरी क्लास रहेगी 12 बजे तक सैटरडे में। तो सैटरडे में हम कल ही लेते हैं, फिर एक एक क्लास लेते हैं कल हम सैटरडे में। ठीक है, शाम 7 बजे से, शाम 7 बजे। ठीक है, 7 PM ये क्लास, ठीक है, यूट्यूब पर रहेगी। शाम 7 बजे आपकी कोई क्लास तो नहीं होती? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे आप, शाम 7 बजे आपकी कोई क्लास तो नहीं होती है ना? हाँ, 5 की बाद लेना है, यस बेटा, इसलिए मैं शाम 7 बजे ले रहा हूँ। विशाल, है ना? इसमें संकल्प बैच में कोई क्लास तो नहीं है ना कल शाम 7 बजे? नो नो नो, ओके। ओके, 7 बजे ठीक है, ओके, वेरी गुड। नहीं, कल नहीं होगी ना, कल नहीं होगी हिस्ट्री। जो हिस्ट्री होती है वो कल नहीं होगी हिस्ट्री आपकी, है ना? सैटरडे ऑफ है, तो इसलिए सैटरडे यूट्यूब पर, है ना? शाम 7 बजे हमारा जो यूट्यूब है, यूट्यूब है आपका, ठीक है, RWA SSC एग्जाम्स। कौन सा है? RWA SSC एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स। ठीक है, तो शाम 7 बजे RWA SSC एग्जाम्स पे आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। क्या है? ये सरप्राइज है। मैं शाम 7 बजे जब आप आएंगे तो मैं तभी रिवील करूंगा इसको। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ठीक है, शाम 7 बजे जब आप आएंगे तभी रिवील करूंगा, 7 बजे क्लास रहेगी आपकी। लेकिन एक बात है, ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करके आना कि 3 घंटे आप आराम से इस क्लास को ले सकें। ठीक है, 3 घंटे तो कम से कम 10 बजे तक आराम से। ठीक है, क्लियर है? जी, थैंक यू। अब हम आएंगे क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से, फटाफट से। नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, इवेंट में अभी लगवाऊंगा, है ना? मैं इवेंट अभी लगवा दूंगा। अब यहां पर हम आएंगे, तो अब हम बात करेंगे इतिहास। ठीक है, इतिहास के क्वेश्चंस, क्योंकि कल हमने ज्योग्राफी वाले देख लिए थे। इतिहास में पहला क्वेश्चन है कि भाई आग का आविष्कार मानव ने किस काल में किया? इन विच पीरियड डिड ह्यूमंस इन्वेंट फायर? देखिए, आग का आविष्कार जो मानव ने किया वो किस काल में किया? तो ऑब्वियस सी बात है, वो पैलियोलिथिक एज में किया। ठीक है ना? वो किस में किया? पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज मींस पुरापाषाण काल। मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। आपके लिए कितना जरूरी है वो मैं बता देता हूं। पुरापाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है निम्न,
या पूर्व पुरापाषाण काल, इसको कहेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, इस काल में, निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल में आपकी दो तरह की संस्कृतियां विद्यमान थी। किसकी? स्टोन टूल्स की। ठीक है, इस काल में स्टोन टूल्स की दो तरह की संस्कृतियां थी, दो तरह की कल्चर थी। ठीक है, एक तो थी सोहन कल्चर, एक क्या थी बच्चे? सोहन कल्चर। क्योंकि इस संस्कृति के जो आपको स्टोन टूल्स मिले, कौन सी संस्कृति के बेटा? सोहन कल्चर के। तो सोहन कल्चर के जो आपको स्टोन टूल्स मिले वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंसेस में जो सोहन रिवर वैली है वहां से मिले। अब वो सोहन रिवर वैली से मिले थे तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे, मैं हिंदी में लिखूंगा, वो थे चॉपर, चॉपिंग और पेबल्स। चॉपर, चॉपिंग और पेबल्स, एक्चुअली ये ठीक है इंग्लिश के ही नाम है, चॉपर, चॉपिंग, पेबल। हिंदी में पेबल को कहेंगे वटकास, ठीक है, चॉपर को कहेंगे हम खडासा। ठीक है, वो गाना सुना है, अर्जन वैली ने, ठीक है, हाथ जोड़ के या पैर जोड़ के गणासी मारी, तो दैट इज गणासा, चॉपर। और चॉपिंग का मतलब होता है खंडक। ठीक है जी। तो चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर वो सोहन कल्चर है। सोहन कल्चर के जो उपकरण है वो सबसे पहले कहां पर मिले हैं? बलूचिस्तान की सोहन नदी घाटी में मिले हैं, तो इसलिए इसको सोहन कल्चर कहते हैं। सोहन कल्चर कहते हैं, चॉपर, चॉपिंग, पेबल। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में है। दक्षिण भारत में इसको कहेंगे हम हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स कल्चर। और इस हैंड एक्स कल्चर के जो स्टोन टूल्स हैं, इसके जो उपकरण है हैंड एक्स कल्चर के, वह सबसे पहले मिले थे किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ये ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्रूसफुट। और मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको बोलते हैं। या फिर आप इनको ऐसे करके बोल सकते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। ठीक है, द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो इनको सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट के चिंगलपुट जिले के पल्लवरम से, कहां से मेरे प्यारे बच्चे? पल्लवरम से इनको एक हैंडेक्स खोज मिला था। तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट्टी जिले के पल्लवरम से इनको एक हैंडेक्स खोज मिला। ठीक है, इसलिए इस हैंडेक्स कल्चर को, ठीक है, हम लोग मद्रासियन कल्चर कहते हैं, क्योंकि वो जो तमिलनाडु है वो आज बना है स्टेट। तमिलनाडु स्टेट मेरे प्यारे बच्चे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इस संस्कृति के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? मद्रासियन कल्चर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आप यहां पर लिख लेंगे, हिंदी में मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग मद्रासियन कल्चर भी कह देते हैं। ठीक है, बोलो गुड्डा, ये बात मेरी समझ में आई? इसको हम क्या बोलेंगे? मद्रासियन कल्चर भी बोलेंगे। अब इस संस्कृति के, इस कल्चर के और कौन कौन से टूल्स हैं? तो इसमें स्क्रैपर है और इसमें क्लीवर है। मैंने आपको बताया था कि इसके स्क्रैपर है, और इसमें क्लीवर है, स्क्रैपर और क्लीवर। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में? अच्छा, दूसरा है आपका मध्य पुरापाषाण काल, इसको कहेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब हमें ये समझना है कि ये जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज है, सब लोग प्लीज यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज है, मध्य पुरापाषाण काल है, इस संस्कृति में, मतलब इस टाइम पीरियड में, ये जो समय है आपका, इसमें जो स्टोन टूल्स है वो छोटे हो गए। कैसे हो गए स्टोन टूल्स? स्टोन टूल्स यहां पर छोटे हो गए मेरे प्यारे बच्चे। और छोटे कैसे हुए? कि पहले वो कोर में चेंज हुए, कोर, और फिर कोर से आपका बना, ठीक है ना, आपका फ्लेक। कोर से क्या बना? फ्लेक, इसलिए इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। अब ये कोर और फ्लेक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, तो इसलिए इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। लेकिन आप पूछना चाहेंगे सर कोर और फ्लेक क्या है जी? ठीक है रूबी जी, आइए सर, जीएस के सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊं? प्लीज यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ, देखो जो मैं स्पेशल सेशंस लेकर रहा हूँ उनमें आप आइए। लेकिन मैं सैटरडे संडे में ऐसे जब भी सेशंस अनाउंस करूंगा आप आइए, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं खलेगी।
आप पाएंगे कि जीएस आपका ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी विषय में मात खा सकते हैं, लेकिन जीएस में नहीं। आप ये लिख के ले लीजिए, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो उस चीज को। तो यहां पर प्लीज लिसन केयरफुली बच्चे। तो हुआ क्या कि जब हम इस निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल से आए, एक सेकंड, अच्छा एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड पे किया करो, ओके ठीक है, मैं आगे से बात मान लूंगा आपकी, ओके एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट साइड पे करूंगा। तो बेटा ये जो आपका मध्य पुरा पाषाण काल है, इसमें आपको समझना है, एक सेकंड रुकना बच्चे, बाहर कुछ लोग हैं और वो आवाज कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, अब ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसमें क्या हुआ कि उसने पत्थर के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर फेंक के मारा, और जब उसने पत्थर के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर फेंक के मारा, तो पत्थर के जो छोटे 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 टुकड़े निकले, जिसको कहते हैं खिपंच, हम लोग बोलते थे खिपंच। तो पत्थर के जो छोटे 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 टुकड़े निकले वो कहे गए कोर, ठीक है। फिर उसी कोर से उसने क्या बनाया, फ्लेक बनाया, उसी कोर से उसने फ्लेक बनाया, ठीक है, सल्क बनाया, इसको हिंदी में कहते हैं सल्क संस्कृति। फिर यहां से हम आएंगे उच्च ऑब्लिक उत्तर पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल, तो इसको कहेंगे पोस्ट पैलियोलिथिक एज। और पोस्ट पैलियोलिथिक एज के जो आपके स्टोन टूल्स हैं, उन स्टोन टूल्स में देखो फ्लेक तो चला ही, सल्क तो चला ही, फ्लेक, फ्लेक के साथ साथ एक और नया स्टोन टूल्स आ गया जिसका नाम था ब्लेड। फ्लेक के साथ एक और नया स्टोन टूल आ गया फ्लेक के साथ, जिसका नाम क्या था बच्चे, जिसका नाम था ब्लेड। फ्लेक के साथ ब्लेड भी आ गया, तो इसको फ्लेक ब्लेड कल्चर कहते हैं, इसको फ्लेक ब्लेड कल्चर कहते हैं, ठीक है। उच्च ऑब्लिक उत्तर पुरापाषाण काल को देख क्या कहते हैं, फ्लेक ब्लेड कल्चर कहते हैं, सल्क फलक संस्कृति कहते हैं। तो बस ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी है, इस बात को समझाने के लिए मैंने प्रॉपर टाइम लिया, बस इतना समझना है आपको। तो ये हो गया आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में एक मानव जीवन कैसा था, ह्यूमन लिविंग्स कैसी थी। तो पुरापाषाण काल का जो बच्चे मानव था, जो ह्यूमन था, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल का जो ह्यूमन था बच्चे, वह केवल दो ही चीजें जानता था, ठीक है। वो मतलब उसमें और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, वो दो ही चीजें जानता था। एक तो वह जानता था भैया पशुपालन, सॉरी माफ करना, एक तो वह जानता था शिकार करना, ठीक है, हंटिंग करता था और अपनी भूख शांत करता था। मतलब उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था वह था अपना पेट भरना, तो वह हंटिंग करता था, ठीक है, वो हंटिंग करता था। दूसरा वह क्या था, वह खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, मतलब वह फूड कलेक्टर था, वह फूड कलेक्टर था। वह कंदमूल फलों को तोड़कर बीनकर खाता था, तो वह फूड कलेक्टर था, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे माइक्रोलिथ, ठीक है ना, सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आगे आपको लेकर चलूंगा इसमें। अब हम चलते हैं लिथिक एज पर, पाषाण काल पर। लिथिक एज, और हम इस लिथिक एज को तीन भागों में बांटते हैं, हम इस लिथिक एज को तीन भागों में बांटते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, एक हमने बांटा पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल के बारे में जितना भी हो सकता था, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता चुका हूं, ठीक है, पुरापाषाण काल। दूसरा है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज मध्यपाषाण काल। हालांकि बता तो मैं इसके बारे में भी चुका हूं, मध्यपाषाण काल के बारे में, लेकिन एक बार मैं फिर से और आपको बताता हूं मेसोलिथिक एज को, ठीक है। मनीष, मनीष वो एक्चुअली जो है, ये जो डिवीजन हुआ है लोअर मिडिल और पोस्ट, ये पैलियोलिथिक एज में है, ये पुरापाषाण काल में है, ठीक है, और ये है पाषाण काल। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले पाषाण काल लिथिक एज को हमने पैलियोलिथिक, फिर पैलियोलिथिक को हम फर्दर तीन भागों में क्लासिफाइड कर देंगे, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और आपका पोस्ट पैलियोलिथिक एज। हम फर्दर इसको तीन भागों में डिवाइड कर देंगे, फर्दर हम इसे क्या कर देंगे, तीन भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो पैलियोलिथिक एज, इसके बाद दूसरा मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। अब ये जो मेसोलिथिक एज है, मध्यपाषाण काल है, इस मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखो सबसे पहले
तो ह्यूमन ने यहां पर एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया, और आपको याद होगा एनिमल हस्बेंड्री के जो ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, प्लीज मुझे बताएंगे सब लोग। मैंने आपको बताया था कि इसके ओल्डेस्ट एविडेंस कहां पर मिलते हैं, प्लीज मुझे बताओ यार मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि इसके जो ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिले हैं वो सर मिले हैं आपके एक तो एमपी से, है ना भैया, और दूसरे मिले हैं आपके राजस्थान से। दो जगह से मिले हैं, एमपी से और राजस्थान से। तो एमपी में कहां से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, एमपी में आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और राजस्थान में कहां से मिले हैं, राजस्थान में बागौर से मिले हैं। क्लियर है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिले हैं, किसके, एनिमल हस्बेंड्री के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, पशुपालन के। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो आप कहेंगे सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जो पशु था वह कुत्ता था। इसको कहते हैं कि मनुष्य का सबसे प्राचीनतम सहचर है। इसके अलावा इस टाइम में और क्या क्या स्टार्ट हुआ, इस टाइम में मनुष्य चमड़े से बने हुए, लेदर से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। मतलब इससे पहले वह नग्न रहता था, बच्चे बिल्कुल नंगा रहता था, न्यूड रहता था। इससे पहले वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। उसको लगा कि यार ठीक है, अपने स्तन को ढकना चाहिए, ठंड लगती है, धूप लगती है, तो उसको ढके जाने की जरूरत है, तो वह वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। ठीक है, इसी काल में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीनतम एविडेंसेस मिलते हैं, ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पता है किसके, ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स मतलब मनुष्य ने अंतिम संस्कार करना स्टार्ट किया, फ्यूनरल्स, या फिर आप ब्यूरियल्स कह दो, फ्यूनरल्स। तो अंतिम संस्कार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और वो कहां से मिले हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उसमें आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया था कि एक जिला है, कौन सा है जिला उत्तर प्रदेश का, आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ राजा भैया वाला, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। अब ये जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है, सब लोग प्लीज बहुत अच्छे समझना, ये जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ से सराय नाहर राय, यहां से दमदमा, दमदमा, अरे यार दमदमा, और यहां से आपका महदहा, महदहा, महदहा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलते हैं, ठीक है, मृतकों के अंतिम संस्कार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा से। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे। हाँ प्रिंसी, बिल्कुल, दाह संस्कार के मतलब दाह संस्कार मीन्स अंतिम संस्कार। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें यहां से मिले हैं, मेजोलिथिक एज में ये है बस। और मेजोलिथिक एज में कुछ आपको नहीं करना, हालांकि इसमें और भी डिटेल है, वो मैं सब आपको नहीं पढ़ना। अब हम आ जाते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, अब ये जो आपकी न्यूलिथिक एज है मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण है न्यूलिथिक एज आपकी, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया। इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया, स्थायी आवास की परंपरा का विकास, परमानेंट सेटलमेंट। देखिए आप कहेंगे स्थायी आवास की परंपरा का विकास किया गया, स्थायी आवास। ठीक है, मेहरगढ़ जो है मेरे प्यारे बच्चे, मेहरगढ़ वो आपका ओल्डेस्ट, प्राचीनतम, ठीक है, ओल्डेस्ट विलेज है या ओल्डेस्ट टाउन है बच्चे, रेजिडेंशियल टाउन, ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल विलेज है। प्राचीनतम ज्ञात ग्राम स्थल है आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमें बस्तियां मिली हैं। ठीक है, अब इसमें पिट ड्वेलिंग्स, गर्त आवास भी बनाए गए इस काल में, पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स में क्या करता था मेरे प्यारे बच्चे, जो इस काल का आदि मानव था, ठीक है, वह जमीन में गड्ढा खोदता था, और गड्ढे में उतरने के लिए वो सीढ़ियां बनाता था नीचे, और फिर ऊपर से एक घास फूस का ढक्कन बंद कर लेता था। ऐसा क्यों करता था आमतौर पर, तो वह जंगली जानवरों से, जंगली जीव जंतुओं से बचने के लिए वो करता होगा। अच्छा, मेरा ये चार्ट तुम्हें समझ में तभी आ सकता है जब तुम मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, तभी समझ में आ सकता है। ठीक है जीत,
संजीव, नहीं हिंदी देखो, अब मेरे प्यारे बच्चे, प्रतापगढ़, सराय नाहरराय, दमदमा, मेधा, इसको तो आप हिंदी में भी लिख लोगे ना। संजीव बताओ, नवीन, इसको आप हिंदी में भी लिख लोगे। क्लियर है? अभी केमिस्ट्री पे भी आऊंगा, डोंट वरी, उस पर भी आऊंगा बच्चे। ठीक है, आग जो है बेटा वो पोस्ट पैलियोलिथिक एज में आग का विस्कार हुआ है, पोस्ट में। आग का जो विस्कार हुआ है वो पोस्ट पैलियोलिथिक एज में हुआ है। ओके। यार हम नहीं यार, देखिए ऐसे थोड़ी नहीं होता यार, तुम लिख लो। ये देखो, कोई भी टेक्निकल टर्म है, मैं कोई भी टेक्निकल टर्म है उसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। ठीक है, अब ये कोई टेक्निकल टर्म, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ हिंदी में लिख दो यार, लो सराय नाहरराय है यार, सराय नाहरराय लो, लिख दो। ठीक है, दमदमा, महदहा, महदहा, ठीक है ना, ये बागौर है राजस्थान का। यार इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात है यार, मैं बोल तो रहा हूं यार। हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक है ना। आइए, तो पिट ड्वेलिंग्स मतलब गर्त आवास बनाए के गड्ढा खोद के रहता था। अभी गर्त आवास हमें कहां से मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल से इस तरह के एविडेंसेस मिले। प्लस एक पंजाब का भी स्थल है, पंजाब, वहां है पंजाब का सराय खोला, पंजाब के सराय खोला से भी हम इस तरह के एविडेंसेस मिले। प्लस आप कहते हैं कुम्हार का चाक का पहिया, तो वो भी इसी काल में खोजा गया। इसको आप कहते हैं कि ये जो है, देखिए इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव पीरियड था, जो न्यूलिथिक एज है, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो कुम्हार का चाक का पहिया इस काल में, ठीक है, कुम्हार का चाक का पहिया। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? इसको स्टेबल हो जाने दो। अब यहां से जो भी प्रश्न बने, ठीक है, अब सारे प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे। तो देखेंगे माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण, ओहो ये बताना भूल गया। जी हाँ, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक की एज एक और सबसे बड़ी विशेषता थी, वो क्या था? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ठीक है, मतलब इसमें बहुत छोटे 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 पत्थर के औजार और हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, इस पीरियड में बेसिकली, जो कि आपके उसी से बने होते थे। ठीक है, फ्लेक और ब्लेड से बने हुए होते थे, इसमें फ्लेक और ब्लेड से ही बनते थे। वो माइक्रोलिथ थे, वो 1 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होते थे माइक्रोलिथ, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते थे। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वो माइक्रोलिथ है ना, क्लियर है? माइक्रोलिथ वो किसमें है? मीजोलिथिक एज की प्रमुख विशेषता है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, पहिए का विस्कार और कृषि की शुरुआत। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूलिथिक एज में मैंने आपको बताई दी, कृषि की शुरुआत हुई। देखिए, अब जो कृषि की शुरुआत हुई, यहां पे लिख दूं प्लीज, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर। अब यहां से भी फैक्ट पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए राइस, तो राइस की खेती के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टडी, वो मिले हैं लहुरा देव से, लहुरा देव। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में भी लिख देता हूं भाई, ऊपर को हो जा। लहुरा देव, ठीक है बच्चे, लहुरा देव। ये कहां पर है? लहुरा देव आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में कहां पर? संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। यहां पर चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, राइस। प्लस एक और स्थान है कोल डेहवा, कोल डेहवा, हिंदी में भी लिख देता हूं, कोल डेहवा। अब आप पूछेंगे सर ये कोल डेहवा कहां है ना जी?
अब आप पूछेंगे कि सर ये कोल्डेवा कहाँ है, तो मेरा आंसर ये होगा कि ये जो कोल्डेवा है आपका, ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, और मेजा तहसील में है, मेजा तहसील में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की मेजा तहसील में है कोल्डेवा। ठीक है, आई बात समझ में? राइस प्लस आपके जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, व्हीट एंड बार्ली, जौ एवं गेहूं की खेती के हमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, मेहरगढ़ में। ठीक है, लेकिन लौरा देव और मेहरगढ़ में से सबसे पुराना कौन सा है जहां पर खेतीबाड़ी स्टार्ट हुई? तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टडी, ठीक है, वो लौरा देव है। कौन सा है? लौरा देव है। ओके, आइए अगला प्रश्न है, भीम बेटिका के शैल आश्रय अपनी चित्रकला के लिए फेमस है। भीम बेटिका कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीम बेटिका। ठीक है, यहां पर पेंटिंग के, यहां पर रॉक पेंटिंग के हमें एक ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिले हैं। भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण कहां से मिले हैं? कोल्डेवा, उत्तर प्रदेश। कोल्डेवा मतलब अभी इन्होंने लहुरा देव को शामिल नहीं किया है, लेकिन लहुरा देव ऑप्शन में होता तो आप कहे थे लहुरा देव। देखिए, क्योंकि लहुरा देव अभी मॉडर्न स्टडी है। पिट डॉयलिंग्स के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पिट डॉयलिंग्स जो है, पिट डॉयलिंग्स के जो एविडेंसेस है वो किस न्यूलिथिक साइट से मिले हैं? तो आप कहेंगे बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम और गुफकराल दोनों कहां पर हैं? कश्मीर में है विक्रम, है ना। बुर्जहोम और गुफकराल कहां पर है? कश्मीर में है। पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य भारत में कहां से मिले हैं? राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ जो प्राचीनतम कृषि बस्ती मानी जाती है, वर्तमान में मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। किस पाषाण युग के स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम है। ठीक है, क्लियर है। अभी थोड़ा सा जब हम इसमें आगे स्टडी करेंगे तो बुर्जहोम है। बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया और मानव कंकाल भी मिला है। फिर पूछा जाता है नेवेशियन संस्कृति का संबंध किससे है? तो जो नेवेशियन कल्चर है उसका संबंध है आपका जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, जो मध्य पुरा पाषाण काल है। ठीक है, नेवेशियन कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड? तो डेट इज मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज वही है जिसमें आपका कोर एंड, ठीक है, फ्लेक, जिसमें कोर और फ्लेक यूज होता था स्टोन टूल्स के रूप में। ये वही है, कोर एंड फ्लेक यूज होता था जिसमें किसके रूप में? स्टोन टूल्स के रूप में, स्टोन टूल्स के रूप में। ठीक है, क्लियर है। नेवेशियन संस्कृति का संबंध मध्यपुरा पाषाण काल से है। प्राची, ठीक है प्राची। आगे हम बात करेंगे बेलन घाटी, जहां पर पाषाण युग के तीनों ही चरण, तो बेलन घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब ये जो बेलन घाटी है, यहां पर पाषाण काल के, मतलब यहां पर जो लिथिक एज है, लिथिक एज के तीनों ही जो फेजेस है, तीनों ही फेजेस से संबंधित एविडेंसेस हमको यहां पर मिले हैं वेलन रिवर वैली। अब ये जो बेलन रिवर है, बेलन रिवर, ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन की सहायक नदी है। सोन नदी जो है उसकी सहायक नदी है बेलन रिवर। और ये कहां पर बहती है? प्रयागराज की मेजा तहसील के आसपास के क्षेत्रों में मिली है। तो यहां से आपका पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, यहां से मीजोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिले हैं, और यहां से नियोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिले हैं। नियोलिथिक एज के भी, ठीक है। यहां से आपका पुरा पाषाण काल, मैं फिर से बोलता हूं, यहां से आपका पुरा पाषाण काल, यहां से मध्य पाषाण काल, और यहां से आपका नव पाषाण काल। तीनों के ही एविडेंसेस मिले हैं नव पाषाण काल। अब अगला है आपका दाऊजली हार्डिंग नवपाषाण स्थल, ये किस में है? देखिए, विच स्टेट इज द दाऊजेली हेडिंग न्यूलिथिक साइट लोकेटेड? तो उसका सही आंसर क्या होगा? असम आपका। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आपको। डॉग किस काल में आया? ऑब्वियस सी बात है सर जी,
डॉग मीजोलिथिक एज में है क्योंकि मीजोलिथिक एज में ही सबसे पहले हमने देखिए पशुपालन किया है, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया है सबसे पहले, है ना। तो इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। तो दाऊजली हार्डिंग नवपाषाण स्थल वो किस में है? असम में। दाऊजली हार्डिंग नवपाषाण स्थल। पाषाण युग के बाद मानव ने किस धातु का सबसे पहले यूज किया? तो देखो अब पाषाण लिथिक एज समाप्त हो गया, प्लीज देखेंगे लिथिक एज समाप्त हो गया। लिथिक एज ठीक है, तीन उनमें चला, फेजेस में चला, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक। फिर इसके बाद मनुष्य ने सबसे पहले जो मेटल उसने खोजी, जिस मेटल का उसने सबसे पहले यूज किया, डेट इज कॉपर। ठीक है, तो आगे का जो पीरियड है वो है चाल्कोलिथिक एज। जो लिथिक एज के बाद आया वो चाल्कोलिथिक एज है, ये समझना। चाल्कोलिथिक एज जो लिथिक एज के बाद आया, और चाल्कोलिथिक एज के बाद जो आया, चाल्कोलिथिक एज के बाद जो आया वो है आयरन एज। वो क्या है? आयरन एज। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके मन में भी हो रहा होगा कि सब एक बात बताओ, है ना, स्वाभाविक है, सवाल होना भी चाहिए पैदा, सवाल है तो सवाल मन में आना भी चाहिए। तो वो एक सवाल आपके मन में आया होगा कि इसको चाल्कोलिथिक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये एक ऐसा काल था मेरे प्यारे बच्चे जिसमें मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग करना बिल्कुल समाप्त नहीं किया। ऐसा नहीं कि पत्थर का प्रयोग करना बिल्कुल छोड़ दिया, यहाँ के मनुष्य वफादार थे। देखिए जैसे आजकल का होता है ना कि अगर कोई नया साथी मिल जाए तो पुराने वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसे तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुम्हें पता चलता है कि अभी अभी कोई तुम्हारा एक दोस्त बना है और उसकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, उसके साथ घूमना बड़ा अच्छा लगता है, और तुम्हारा जो पार्टनर है वो बोरिंग हो चुका है, तो फिर तुम पुराने वाले को एकदम से छोड़ देते हो। यहाँ के लोग ऐसे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने बेशक एक नए, ठीक है ना, मेटल को खोज लिया था, कॉपर थी। कॉपर उनके लिए और ज्यादा, ठीक है, सुविधाजनक थी, कॉपर उनके लिए और ज्यादा अच्छी थी उससे, स्टोन से। क्यों? क्योंकि वो एक तो लाइट वेटेड थी, कॉपर ज्यादा शार्प हो सकती थी, इजिली उससे हंटिंग भी हो सकती थी, उसके बहुत सारे यूजेस थे इन कंपैरिजन ऑफ स्टोन। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टोन को यूज करता रहा। ठीक है, और कॉपर का यूज करना उसने, ठीक है, सीख लिया था, तो स्टोन को भी छोड़ा नहीं, ठीक है, और कॉपर को भी पूरी तरह से अपनाया नहीं। ठीक है, कॉपर को भी पूरी तरह से अपनाया नहीं। नहीं बेटा, केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में मिले हैं इसके एविडेंसेस। तो चाल्कोलिथिक एज है। ठीक है सर, तो यह लिथिक, फिर चाल्कोलिथिक, फिर आयरन एज। चलिए, अब ये पुरापाषाण काल के जितने भी उपकरण हैं वे मुख्यतः क्वार्टजाइट के बने हुए थे, क्वार्टजाइट के। पुरापाषाण काल के, लिथिक एज के जितने भी स्टोन टूल्स हैं वो क्वार्टजाइट के हैं। क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट के बाद जब आप मीजोलिथिक एज में आएंगे, ठीक है, मीजोलिथिक एज में आएंगे, तो क्वार्टजाइट था एक बहुत रॉ स्टोन। ठीक है, बहुत रॉ स्टोन क्वार्टजाइट जो था, ठीक है ना, बहुत हैवी होता था, कुछ ऐसा, उसमें ज्यादा उसको शार्प नहीं कर सकते थे ये वो। लेकिन फिर उसको जाना ऐसे स्टोन की जरूरत थी जो ज्यादा लाइट वेटेड हो जाए, जिसमें ज्यादा शार्पन हो जाए, है ना। तो ऐसा, तो फिर उसने क्या किया कि क्वार्टजाइट के बाद उसने फिर जो है ना चर्ट, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, फ्लिंट, देखिए ये सब स्टोन्स हैं, इनको यूज करना उसने स्टार्ट किया। चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे स्टोन को यूज करना स्टार्ट किया आफ्टर क्वार्टजाइट, क्योंकि ये ज्यादा लाइट वेटेड और ज्यादा अच्छी किस्म के थे। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकड़कर। इन्होंने ही सबसे पहले भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़, ठीक, वाकड़धर, तो ये इनका नाम है। ओके, तो चलो आज आप लोग टायर्ड हो रहे हैं। ओके, तो इसी बात पे एक बार थम्स अप करो, ठीक है प्लीज, इसी बात पे एक बार थम्स अप करो। हिंदी में है शिवम, ये हिंदी में ही है ये। विक्रम ये हिंदी में ही है यार, ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। आप चिंता ना करो, मैं दोनों को विलेंस करके चल रहा हूं भाई, आप टेंशन मत लो। चलो, आप मेरी तारीफ हो रही है बहुत ज्यादा, थैंक यू। चलो थैंक यू भाई। ठीक है यार, तारीफ फारीफ मत किया करो, जहां जो चीज ना समझ में आए वो बोला करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई,
है ना, तारीफ किया करो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, एप्लीकेशन पे नहीं। जी ओके, आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे केमिस्ट्री पर। देखिए केमिस्ट्री में आपका जो कल हुआ था वो हुआ था फिजिकल और केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको समझा देता हूं, और उसके बाद फिर इसके जितने भी क्वेश्चन है जो एमसीक्यू हैं उनको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। देखो बच्चे, ठीक है, कुछ भी जले, कुछ भी जले, बस दिल ना जले, ठीक है, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है जहां पर दहन होता है। दहन होगा, दहन को इंग्लिश में क्या कहेंगे प्लीज एक बार बताएंगे जी। ये तो धोखेबाज है भारती, किससे कह रही हो बेटा तुम धोखेबाज? मुझे से तो नहीं बोल रही तुम। आओ, तो बेटा जहां पर दहन हो, ठीक है, यस वर्निंग, तो जहां पर दहन हो, बस दिल ना जले, बाकी का कुछ भी जल जाए, तो आप समझ जाना वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, मोमबत्ती का जलना, कागज के टुकड़े का जलना, कुछ भी जले, वार्निंग कहेंगे ऐसे, कुछ भी जले, कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह रासायनिक परिवर्तन होगा। क्लियर है? अब देखो समझो, अब आप लोग यहां पर सबसे पहले भौतिक परिवर्तन समझना, एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, कि आप 2 मिनट में पहचान लोगे कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है कौन सा रासायनिक है, 2 मिनट में आप पहचान लोगे। बस मेरी बात समझना। देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि भौतिक परिवर्तन ऐसा होगा जहां पर अवस्था परिवर्तन हो, जहां पर चेंज इन स्टेट हो, अवस्था परिवर्तन, जहां पर भी किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो रही है, भौतिक परिवर्तन है। जहां पर किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे अगर कंडेंसेशन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगर सब्लिमेशन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगर मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, गलना हो रहा है, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन है। फ्रीजिंग हो रहा है, जमना हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कहीं पर भी मेल्टिंग हो रहा है, गलना हो रहा है, कैसा परिवर्तन है जी, भौतिक परिवर्तन है। सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चे। निक्षेपण हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो जहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है वह भौतिक परिवर्तन है। संघनन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। गलना हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। जमना हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। निक्षेपण हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। बच्चे ये सब भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इनके माध्यम से अवस्था बदलती है। भौतिक परिवर्तन की एक खास विशेषता है बच्चे कि ये प्रक्रिया जो होती है भौतिक परिवर्तन, इसको रिवर्स किया जा सकता है, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। आप रिवर्स कर लो, बात समझ में आ रही है? आप किसी को पिघला दो, ठीक है ना, किसी को गला दो, तो ये सब रिवर्सिबल है। भौतिक परिवर्तन हमेशा रिवर्सिबल होगा, हमेशा। और भौतिक परिवर्तन की सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं मतलब क्रियाकारक, क्रियाकारक, रिएक्टेंट्स, उसके गुणधर्म नहीं बदलते, क्रियाकारक के गुणधर्म नहीं बदलते।
क्रिया कारक के गुणधर्म नहीं बदलते हैं उसमें। देखिए सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो रिएक्टेंट्स है, देखिए क्रिया कारक हैं, क्रिया कारक के गुणधर्म नहीं बदलते हैं। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। रिवर्सिबल, ठीक है, अवस्था परिवर्तन होता है। दूसरा, ये रिवर्सिबल होती है, इसमें क्रिया कारक के गुणधर्म नहीं बदलते। क्रिया कारक के गुणधर्म का मतलब है जैसे आपने कोई भी शरबत बनाया तो उसमें पानी की भी क्वालिटी रहेंगी और उसमें चीनी की भी, नींबू डाल दिया तो नींबू की भी क्वालिटी आ जाएंगी, ठीक है ना। और रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल भी होता है, क्रिया कारक के गुणधर्म भी नहीं बदलते। इसमें स्टेट इन चेंज, चेंज इन स्टेट होता है, अवस्था परिवर्तन होता है इसमें। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें अवस्था परिवर्तन है, रिवर्सिबल है, ठीक है, क्रिया कारक के गुणधर्म नहीं बदलते, ठीक है। मिश्रण इसी का एग्जाम्पल है, मिक्सचर इसी का एग्जाम्पल है, मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन इसी का एग्जाम्पल है, विलियन इसी का एग्जाम्पल है, विलियन। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, जितनी भी मिश्र धातु हैं मेरे प्यारे बच्चे, सारी की सारी मिश्र धातुएं भी इसी का एग्जाम्पल है। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, सारी की सारी मिश्र धातुएं भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? यही बात समझ में आई, सारी मिश्र धातु इसी का एग्जाम्पल है। अब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में दहन होता है, अवस्था परिवर्तन नहीं होता। इसमें दहन होगा, कुछ भी जल जाए, जले, लेकिन वो कुछ भी जले, लेकिन क्या ना जले, बस किसी का जिया ना जले, ठीक है ना? बस वो एक अपवाद है। जी, निक्षेपण मींस इसको कहेंगे, निक्षेपण को डिपोजिशन, आई थिंक। अब मुझे टर्म याद आ जाएगा, मैं लिख दूंगा इंग्लिश में क्या है निक्षेपण। आई थिंक निक्षेपण, निक्षेप, यस, ठीक है, डिपोजिशन, इसको डिपोजिशन कहेंगे, डिपोजिशन, डिपोजिशन। जहां गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, डिपोजिशन, गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, ठीक है। आइए अब जिसमें दहन हो, दहन हो, ये ऐसी प्रोसेस होती है बच्चे जो नॉन रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर एक बार कुछ भी बन गया, आप उसका उल्टा नहीं कर सकते, जी, ठीक है। एक बार कुछ भी बन गया, आप उसका उल्टा नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिवर्सिबल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी, ये नॉन रिवर्सिबल है, ये बात आई समझ में। अब इसके बाद इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के गुणधर्म बदल जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। इसमें रिएक्टेंट्स के गुणधर्म बदल जाते हैं, गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2H2 प्लस O2, देखो अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, मेरी बात समझना, हाइड्रोजन क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन जो है। और O2 ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, जलाने में सहायक है। ये दोनों पानी मिला बनाती हैं, मिलकर पानी बनाती हैं ये मिलकर। और पानी कैसा होता है, अब बताएंगे। पानी ऐसा होता है जो बुझाता है, ठीक है, पानी कैसा होता है जो बुझाता है। तो हमेशा से ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इसमें, ठीक है, क्रिया कारक के जो गुणधर्म होते हैं वो बदल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें यौगिक बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना, यौगिक कंपाउंड्स बनते हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन है तो पक्का कंपाउंड्स बनेंगे, रासायनिक परिवर्तन है तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। चलिए अब मैं कहता हूं मोमबत्ती का जलना, जलना शब्द आ गया, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दही का बनना, अगर एक बार आप दही बना दो, आप उल्टा नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन, एक बार फल पक गया दोबारा से आप कच्चा बादाम नहीं कर सकते उसको, अब दोबारा से उससे उसे कच्चा नहीं कर सकते। तो फलों का पकना हो गया, दही का बनना हो गया, अब दोबारा से, क्योंकि ये जो नॉन रिवर्सिबल है वो रासायनिक परिवर्तन है, सिंपल सी बात है ना। ये बता दी समझ में। अब हम आगे चलते हैं, दूध से दही का बनना केमिकल चेंजेस है,
दूध से दही का बनना केमिकल चेंजेस है। जल का बर्फ में बदलना चेंज इन स्टेट है, अवस्था परिवर्तन है। तो अवस्था परिवर्तन कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा अवस्था परिवर्तन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? 6CO2 प्लस, ठीक है ना, 6H2O। ठीक है। अब यहां पर अगर आपको फोटोसिंथेसिस मिली, ओ सॉरी फोटोसिंथेसिस कह रहा हूं, कहां है मेरा दिमाग, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, यहां पर समझेंगे। ठीक है सर। तो 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में C6H वर है O6, मतलब क्या बना ये, बताएंगे क्या बना ये कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट बना बच्चे, खाना बना, ये फूड बना, ऑब्वियस सी बात है, फूड बना, कार्बोहाइड्रेट बना। और इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक बाई प्रोडक्ट बना, ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस में जो एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो सोच के देखो हमारे लिए प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। सर बर्फ पानी में चेंज हुआ तो फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है। पानी बर्फ बना, पानी वाष्प बन गया, वाष्प पानी बन गया, वाष्प बर्फ बन गया, बर्फ वाष्प बन गया। ये सब भौतिक परिवर्तन है। जहां पर भी अवस्था परिवर्तित होगी वह सब भौतिक परिवर्तन। भाई पानी पिला दो, अभी नहीं, बस थोड़ी 10 मिनट और भाई। हाँ ठीक, और 5-10 मिनट और बस। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब आप इसको दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं बना सकते, दोबारा से आप कार्बन डाइऑक्साइड पानी नहीं बना सकते। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको आप, ये रिवर्सिबल है, आप बाष्पीकरण से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो नमक का पानी में घुलना क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। फलों का पकना, ठीक है ना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार कोई भी फल पक गया फिर तुम उसे कच्चा करके दिखा दो, पके हुए आम को अब जेली बना के दिखा दो, ठीक है, नहीं हो सकता ना। एस के सिवो डरा दिया। आओ नेक्स्ट, शुष्क बर्फ का, ठीक है ना, गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है सब्लिमेशन। ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन पच गया, एक बार बेटा भोजन पच गया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे भोजन का पाचन, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये कैसा केमिकल चेंजेस है? अब दोबारा से एक बार भोजन को पचाने के बाद थोड़ी ना आप दोबारा से छोले भटूरे बना दोगे, छोले भटूरे नहीं बनेंगे। कांच का टूटना, ये ध्यान रखना, कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कैसा है? नॉन रिवर्सिबल है, अपवाद है। कांच का टूटना है भौतिक परिवर्तन, लेकिन नॉन रिवर्सिबल है। टूटे हुए कांच से आप पुनः दोबारा साबित कांच नहीं बना सकते। आगे स्टैटिक जीके है, ठीक है, अब हम स्टैटिक जीके को फिर मंडे को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? मंडे को फिर से देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार। ठीक है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सभी को। आप सब बहुत ऐसे ही रहो, हंसते हुए रहो, मुस्कुराते हुए रहो, ठीक है, मस्त रहो एकदम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, ढेर सारा प्यार सभी।